Everyone, welcome to episode 1 of Mutual Funds Ki Pathshala. This is a new series and a new initiative by the team of Incademy, which is me, Neeraj here. I have Nishant and Rohit with me. So we will talk about the mutual fund industry. We will start with the basics, and we will also deep dive into each mutual fund and each respective fund managers as well later in the show. Today, in the today's show, we are going to talk about the common myths of mutual funds. म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को क्या क्या गलत फहमी है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है निशांत जी के लिए। निशांत, लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करके आप एक बड़े अमाउंट तक पहुंच सकते हो। एज लो एज 100 रुपीज से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ETFs तो ऐसे भी हैं जो 50 रुपए से कम पे अवेलेबल है। अच्छा, रोहित, आपका कुछ कहना है इसमें? तो मुझे नहीं लगता इस केस में कि जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो काफी बड़ा है। जैसे मैं कुछ AMCs के नाम लूंगा with the disclosure that none of this is a fund recommendation or anything. So Aditya Birla AMC, Reliance, so now Nippon, these AMCs have initial investment starting with ₹100 also. तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ETF के थ्रू नहीं जा सकते हो, तो आप 100 रुपए का SIP भी कर सकते हो। इनमें इतना लो हो चुका है अभी, और 100 रुपए तो बहुत ही कम अमाउंट है। तो इट कांट गेट बेटर देन दिस। तो वो तो मिथ है एक, मतलब कि ज्यादा अमाउंट। ओके, तो जनरली लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि मैं इन्वेस्टिंग तब स्टार्ट करूंगा जब मैं और कमाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। आप चाहे कितना भी कमा रहे हो, आप 100 रुपए तो एटलीस्ट इन्वेस्ट कर ही सकते हो हर महीने, राइट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट मिथ है, जनरली म्यूचुअल फंड का जो म्यूचुअल फंड वाले अपना नया फंड लॉन्च करते हैं तो उसको NFO बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर। तो लोगों का ये मानना है कि न्यू फंड ऑफर IPO के बराबर है। तो एक कंपनी का IPO और एक म्यूचुअल फंड का NFO, इसमें क्या फर्क है और ये मिथ क्यों है कि ये दोनों बराबर नहीं है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, और स्पेसिफिकली अभी अभी जब ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, उस केस में ये फ्रॉथ एक क्रिएट हुई है। तो IPO बेसिकली तब होता है जब एक कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी, अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम मार्केट में ले आती है। तो IPO के वक्त होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, और वो लिस्टिंग होती है। तो लिस्टिंग के वक्त वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल या ऊपर नीचे, आपको प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है, डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकता है, डबल पे लिस्ट हो सकता है, किसी भी अमाउंट पे लिस्ट हो सकता है। ओके, तो वहां पे वो इन्वेस्टर को लिस्टिंग गेन का फायदा हो सकता है। अगेन, लिस्टिंग लॉसेस भी हो सकते हैं, बट लिस्टिंग गेन का। बट ये म्यूचुअल फंड के NFO की तरह नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है वो लिस्टेड नहीं होता है। पहली चीज, जो NFOs आते हैं दे आर नॉट लिस्टेड। तो वो काम यही करते हैं कि आपका पैसा लेकर एग्जिस्टिंग कंपनीज में लगाते हैं। अब जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, इनके शेयर्स ऑलरेडी ट्रेडेड हैं, ये कोई लिस्टिंग गेन प्रोवाइड नहीं करते हैं। जब अंडरलाइंग चीजें ही एग्जिस्टिंग लिस्टेड शेयर्स हैं, तो वो जो यूनिट जिसका वैल्यू उन शेयर से डिराइव होता है, वो भला आपको कैसे लिस्टिंग गेन्स वगैरह दे सकता है? ठीक है, तो ये बहुत बड़ा, इसमें बहुत बार बैंक्स के थ्रू या RMs के थ्रू मिस सेलिंग भी होता है। तो इससे बच के रहिए। ये ना ही सिर्फ एक मिथ है, बट दिस इज अ रियल थिंग। मतलब बैंक्स की तरफ से तो खास करके, मतलब मैंने देखा है कि ये बहुत हैवी मिस सेलिंग होता है कि 10 रुपए का यूनिट है, ले लो, जल्दी ऊपर जाएगा। 10 रुपए का यूनिट है, बहुत सस्ता है। तो 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए से सस्ता महंगा नहीं पता चलता है। एवरीथिंग इज अंडरलाइंग एसेट। दिस इज नॉट अ कमोडिटी और अ थिंग विच इज ट्रेडेड। तो इस पे लिस्टिंग गेन और ये सब चीजें नहीं होती है। बढ़िया। 10 रुपए का ये दो मतलब, चीजें नीरज, हाँ। मैं भी दो चीजें ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपने किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का शेयर ले लिया। इसका मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अब उस म्यूचुअल फंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का शेयर ले लिया, या आपने HDFC AMC का शेयर ले लिया। तो अगर आपने ऐसा कोई शेयर लिया है, तब आप बोलेंगे कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम ली है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। आगे जो पैसा आपने दिया है, फंड मैनेजर उसको स्कीम के मैंडेट के अकॉर्डिंग और मार्केट आउटलुक के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेगा। जिन अंडरलाइंग कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा,
आपके पैसे की ग्रोथ उन अंडरलाइंग कंपनीज की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। जहां तक आईपीओ और एनएफओ का सवाल है, आईपीओ जब आता है तो एक नई कंपनी मार्केट से फर्स्ट टाइम पैसा रेज कर रही होती है, तो उसकी प्राइस डिस्कवरी अभी सेकेंडरी मार्केट में होनी रहती है। अभी सेकेंडरी मार्केट में उसकी प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई होती, तो लिस्टिंग गेन्स का काफी चांस होता है, तो इसीलिए लिस्टिंग गेन्स आ जाते हैं। जबकि एनएफओ के अंदर सिर्फ एक म्यूचुअल फंड हाउस एक नया स्कीम लेकर आता है और एक नई स्ट्रेटेजी लेकर आता है, और वो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो वहां पर क्योंकि अंडरलाइंग कंपनीज में कोई लिस्टिंग गेन नहीं आना, इसीलिए एनएफओ के अंदर कोई लिस्टिंग गेन वाली बात नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 10 रुपए वाली एनएवी ज्यादा बेटर है 1000 रुपए वाली एनएवी से। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इनफैक्ट जो 1000 रुपए वाली एनएवी है, उस फंड का एक ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। आप देख सकते हो कि वो 10 से 1000 हुई तो उसका ड्रॉडाउन कितना था, उसने कैसा परफॉर्म किया, अल्फा जनरेशन हुई या नहीं हुई। बट जबकि जो एक 10 रुपए वाला एनएफओ आया है, उनको अभी वाटर टेस्ट करना है, अभी उनको अपनी परफॉर्मेंस प्रूफ करनी है। बहुत बढ़िया निशांत, आपने एकदम अच्छे से समझा दिया। अगला क्वेश्चन निशांत आपके लिए ही है। जनरली ऐसा मानना है कि म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। ये मिथ है या नहीं? आपकी क्या राय है? कई लोगों का ये मानना है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक्सपर्ट्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी इसको लेके बिल्कुल अपोजिट सलाह है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना पैसा एक एक्सपर्ट को दे रहे हैं जो मैनेज करेगा। यहाँ पे एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट है यहाँ पे फंड मैनेजर। फंड मैनेजर के पास पूरी एक टीम है। देर आर लॉट ऑफ एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट जो उनको रिपोर्ट करते हैं, जो उनको पूरी मार्केट की अपडेट्स देते हैं। उसके बेसिस पे फंड मैनेजर कोई इन्वेस्टमेंट कॉल लेते हैं। और दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास आपके सलाहकार भी हैं, जिनसे पूछकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेकेंड लाइन ऑफ चेक फंड मैनेजर के पास भी है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स प्रोफेशनली मैनेज करेगा। जनरली मैंने ऐसा देखा है रोहित कि लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जाके वेबसाइट्स पे देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट रेटिंग क्या है, और उस हिसाब से अगर जिसकी 5 स्टार रेटिंग है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और हर साल चेंज करते रहते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, स्पेसिफिकली ये लॉकडाउन की वजह से जो लोगों का इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है, उससे एक प्रॉब्लम ये हुई है कि पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन गूगल। तो गूगल पे सर्च करके जो 5 स्टार रेटेड फंड है उसको ले लेते हैं। देखिए, ये जो डिस्कशन है, ये जो मामला है, ये बहुत पेचीदा है। इसमें आप एक 5 स्टार रेटेड फंड, पहली बात तो 5 स्टार किस बेसिस पर है ये पता करना इंपॉर्टेंट है, जो एक इन्वेस्टर नहीं करता है या उसको पता ही नहीं है कि कैसे होता है। तो 2-3 मेथोडोलॉजीज हैं। अभी मैं वेबसाइट्स का नाम लिए बिना आपको बता देता हूँ कि कुछ वेबसाइट्स का ये होता है कि वो पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे दे डिटरमाइन व्हाट इज द रेटिंग। और कुछ वेबसाइट्स का होता है, या कुछ रिसर्च हाउसेज, एनालिस्ट, या उनको जो भी कह सकते हैं, उनका ये होता है कि फॉरवर्ड लुकिंग के बेसिस पे। ठीक है, बोथ ऑफ विच anyways are not the certificate of future performance. Try to understand that. तो ये जो रेटिंग पर्सपेक्टिव है ना, इससे भी बेटर मेरे पास एक पर्सपेक्टिव है जिसको हम कहते हैं कि बेस्ड ऑन योर गोल्स। तो अगर आपका गोल है, मान लीजिए 10-15 साल आगे आज से, तो आप एक कंबाइंड एक्सपोजर ले सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, ये आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपका गोल छोटा है, लेट्स से 5 इयर्स है, तो आप कंबाइंड एक्सपोजर ले लीजिए, लार्ज कैप, थोड़ा सा मिड कैप और बाकी डेट एक्सपोजर। आपको बिल्कुल ही इसी चीज में नहीं पड़ना है तो आप हाइब्रिड कैटेगरी को टच कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रेटिंग वाला पार्ट है इसको थोड़ा अवॉइड करें। ये रेटिंग है, कभी भी चेंज हो सकती है। जिस दिन ये रेटिंग चेंज होगी, आप नया 5 स्टार फंड अगर पोर्टफोलियो में ऐड करोगे, तो पुराने वाले को बेचते वक्त जो एग्जिट लोड और जो टैक्सेशन इंपैक्ट आएगा, ये आप कभी कैलकुलेट नहीं करोगे, बट वो हैवी इंपैक्ट है। तो लोगों को ये ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, जब कोई इन्वेस्टर एग्जिट करता है ना फंड में से और एग्जिट लोड लग जाता है मान लीजिए, तो वो एग्जिट लोड एएमसी का प्रॉफिट नहीं होता है,
जो एग्जिट लोड है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट है, ये समझ लीजिए। तो आप ये चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर कि आप उस फंड में बने रहे और लोग उथल पुथल करते रहे, क्योंकि जितनी उथल पुथल होनी है उसका फायदा आपको होना है, करेक्ट। ठीक है, बट आप उथल पुथल मत मचाइए। तो स्टे इन्वेस्टेड, आप अपना गोल क्लियर रखिए, आपका सुटेबिलिटी देखिए फंड के बेसिस पे, और उस बेसिस पे जाइए। ये 5 स्टार के चक्कर में इनसाइड इन आउट इन आउट इन आउट करके बाकियों का फायदा करवाना और गवर्नमेंट का फायदा करवाना बंद कर दीजिए। सही है, बिल्कुल। जनरली एक और चीज देखी जाती है कि लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे उनके पास 10 से 12 म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कभी कभी 20 भी होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। तो निशांत, ये सही है या नहीं? ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 10 स्कीम्स हो लेकिन आप जरा से भी डाइवर्सिफाइड ना हो। अगर आपने 10 लार्ज कैप स्कीम्स में पैसा लगा दिया है तो स्टॉक ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, सिमिलर एसेट क्लास है, तो डाइवर्सिफिकेशन मेरी नजर में कुछ भी नहीं। डाइवर्सिफिकेशन सबसे पहले एसेट क्लास से स्टार्ट होती है। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट सब कुछ होना चाहिए। और अगर आप सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की भी बात करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन स्टाइल और मार्केट कैप के बेसिस पे होना चाहिए। स्टाइल इन द सेंस कोई ऐसा फंड जो ग्रोथ फॉलो कर रहा है, कोई ऐसा फंड जो वैल्यू फॉलो कर रहा है, या कोई ऐसा फंड जो दोनों का ब्लेंड फॉलो कर रहा है। और मार्केट कैप के बेसिस पे डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकती है? जैसे लार्ज कैप में भी पैसे लगा दिए, मिड कैप में भी लगा दिए, स्मॉल कैप में भी लगा दिए, ये एक डाइवर्सिफिकेशन है। ओके, ओके। रोहित, क्या ऐसा ही है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है? म्यूचुअल फंड्स, इज इट, आर म्यूचुअल फंड्स ओनली अ व्हीकल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और आई कैन इन्वेस्ट फॉर वन डे आल्सो? See, you can definitely invest for one day. In fact, the beauty of mutual fund is that there is category for everything and every investor. So when you talk about one day, there is a category called overnight funds, right? जिसमें maturity ही उस fund का one day होता है। तो ओके, ये आप समझ लीजिए कि 1 डे, 20 डेज, 90 डेज, 100 डेज, जो भी आप जिस तरीके से भी इसको क्लासीफाई करना चाहें अपने पैसे को आप कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स के पास उसका सोल्यूशन है। तो ओके। ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप लॉन्ग टर्म ही कर सकते हैं। आपका गोल क्या है, उसके बेसिस पे आपको फंड सिलेक्ट करना है। फंड सिलेक्ट करके गोल डिसाइड नहीं करना है। सही है, सही है। इट इज द अदर वे अराउंड। पहले डिसाइड कर लीजिए कि कब पैसा लगेगा, उस बेसिस पे फंड सिलेक्शन करना है। सही है। निशांत जी, शेयर मार्केट ऐसी चीज है जो लोगों को एक बार अगर घाव दे दे तो फिर लोग उसमें कभी घुसते ही नहीं है। और जनरली म्यूचुअल फंड के साथ भी यही टैग एसोसिएटेड है कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये एक मिथ है जो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। तो इसमें आपके क्या थॉट्स हैं? म्यूचुअल फंड अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर ये ऑप्शन भी है कि आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करो जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, या किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करो जो सिर्फ पीएसयू डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है। आप ऐसे फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो थोड़ा सा रिस्की डेट के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सारा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में जा रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है। ओके, तो अभी आपको अगर कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है अपार्ट फ्रॉम इक्विटी, तो भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, करेक्ट? जैसे गोल्ड हो बिल्कुल गया। सही। अब आज की तारीख में तो हमारे पास REIT के भी फंड्स आ रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आगे आगे इन द फ्यूचर हम लोग के पास और ज्यादा ऑप्शंस होंगे टू इन्वेस्ट इन ऑल एसेट क्लासेस थ्रू म्यूचुअल फंड्स, राइट? और इसमें एक पॉइंट मुझे ऐड करना था कि इवन व्हेन यू से इक्विटी फंड, मान लीजिए और कोई फंड्स नहीं है, इक्विटी फंड्स ही हैं, क्या फिर भी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का रिस्क सेम है? इस क्वेश्चन पे एम्फसाइज करके मुझे आंसर देना है कि ओके, जब आप डायरेक्ट शेयर्स बाय करते हो, मान लीजिए 10 कंपनियों के शेयर आपने डायरेक्ट खरीद लिए और आपने सेम म्यूचुअल फंड में खरीदा, तो मार्केट रिस्क तो है, मार्केट रिस्क दोनों ही केसेस में। अब उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है दो तरीके से। एक है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, आप नंबर्स यूज कर लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, बीटा कर लीजिए। दूसरा होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मान लीजिए अगर मुझे कार चलाना आता है, ओके, और मैं नया नया सीखा हूं, आज क्या मैं हाईवे पे कार चला सकता हूं? आंसर इज यस, चला सकता हूं।
क्या मुझे चलानी चाहिए? आंसर इज नो। मुझे ड्राइवर का सहारा लेना चाहिए वहां पे। क्या मैं सिटी के अंदर कार चला सकता हूँ? आंसर इज यस। चलानी चाहिए, हाँ। सिटी के अंदर उतना ये नहीं है, स्पीड का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी एक चीज, जब लोगों को लगता है कि हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं, हम खुद कर लेना चाहिए, या ये सब चीजें हम खुद ही एक्सपर्ट हैं, या फिर वो एक्सपर्ट से भी ज्यादा एक्सपर्ट है, तो मेरा ये मानना है कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको नी इंजुरी हो गई, उसका जो है टांग है वो टूट गई है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए हाउ टू स्टिच योर नी, और आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो देखकर आप अपना स्टिचिंग खुद शुरू कर दोगे। नो, यू विल गो टू अ डॉक्टर। ठीक है। तो जब म्यूचुअल फंड की बात आती है ना, जो जो फंड मैनेजर है उसको, वो बंदा ऐसा है जिसको 15 20 25 साल का एक्सपीरियंस है और पीछे टीम बैठी हुई है, और उसके पास ना वो डेटा है जो आप निकाल भी नहीं सकते, और है भी नहीं, आपकी सोच भी नहीं जाएगी वहां तक। और टाइम भी नहीं है। टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं सर, हाँ, टाइम टाइम तो है ही नहीं। जो सीरियस इन्वेस्टर है वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करेगा इन चीजों में। तो आप खुद डॉक्टर ना बनिए, खुद को खुद गोली मत दीजिए या खुद का स्टिचिंग मत कीजिए। दे दीजिए म्यूचुअल फंड फाइनेंस जो फंड मैनेजर है उसको, और भला हो जाएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट एक्सपर्ट हैंडल दैट मैटर। शानदार। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा। मान लीजिए आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने 5-7 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट कर लिए, तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन पूरी ठीक से हो नहीं पाई। मान लेते हैं 7 में से एक स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है नेस्ले है, एक स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है एबॉट है, तो आप उनका एक एक शेयर खरीदोगे तो 40,000 तो आपके वहीं इन्वेस्ट होगा। तो आप ना प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या है, अगर आपको 1,000 रुपए भी लगाने हैं तो आप उन 1,000 रुपए के थ्रू 50 शेयर्स का प्रोपोर्शनेट एक्सपोजर ले सकते हैं। सही है, सही है। एक और चीज ऐसा होता है म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं, स्पेशली इन अ बुल मार्केट, कि अगर मैं स्टॉक्स डायरेक्टली खरीदूंगा तो मुझे म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड क्योंकि वो देखते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में म्यूचुअल फंड ने एवरेज रिटर्न दिया है 15 से 17% का, और वो कम है क्योंकि उनको लास्ट 1 ईयर में 50% रिटर्न मिला है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स मिस आउट कर देते हैं कि डिविडेंड्स पे टैक्स भरना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस ये वाला जो मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का, उसको कैसे क्लियर किया जाए? रोहित, आपके पास कोई आइडियाज है? सो देखिए, बहुत बार जब हम रिटर्न्स एस्पेक्ट देखते हैं ना, तो दो एस्पेक्ट्स हम लोग मिस कर जाते हैं। एक है रिस्क और दूसरा है कॉस्ट। कॉस्ट तो चलो ठीक है, फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, टैक्सेशन और ये। रिस्क ये है बॉस कि जब आप खुद शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो और 4 5 शेयर्स में आपने पैसा लगाया, एक भी कंपनी बैंकरप्ट हुई, या एक भी कंपनी का कोई भी ऐसा किस्सा हुआ जो पास्ट में हो चुके हैं अच्छे तरीके से, तो आपका पोर्टफोलियो सीधा 20 25% से डाउन चला जाएगा। यू कैरी दैट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। म्यूचुअल फंड के केस में ये नहीं होगा। म्यूचुअल फंड ऑलरेडी होल्ड्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जहां पर सिंगल कंपनी का रिस्क ज्यादा हैवी नहीं होता है इस केस में। तो ये एक चीज समझ लीजिए कि आप डायरेक्ट इक्विटी कर सकते हैं। देखिए, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट डायरेक्ट इक्विटी, अगर आप बहुत होशियार हैं, अगर आपको सारी चीजें समझती हैं, यू अंडरस्टैंड द मूविंग पार्ट्स ऑफ इक्विटी रिसर्च, एंड यू हैव वर्कड एज एन एनालिस्ट, या जो भी चीजें हैं, ऐसा है आप खुद भी अपना कर सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीका जो है, एकदम इजी तरीका है कि आप अपने कोर बिजनेस पे, आप अपने मेन जॉब पे फोकस करें, तो वो है म्यूचुअल फंड। शांति से चुपचाप अपना पैसा फंड मैनेजर को देना है, और आप उसको ग्रो कीजिए, और वो होता है ग्रो। ऐसी कोई चीज नहीं है, और 2 3 5% से फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्जिटिविटी ऑफ दोज रिटर्न्स इज इंपॉर्टेंट। एक साल का परफॉर्मेंस तो वैसे भी कुछ इंडिकेट नहीं करता है। और डायरेक्ट स्टॉक्स बाय सेल करने में जो टैक्सेशन इंपैक्ट है, जो कॉस्ट है, एसटीटी है, ये सब चीजें, मैं आपको बता दूं, ये म्यूचुअल फंड को अप्लाई नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड का ब्रोकरेज रेट लगभग 0 रहता है, क्योंकि उनके पास बड़ा बड़ा डेस्क है, अच्छा खासा उनका नेगोशिएटेड रहता है सब कुछ चीजें। और म्यूचुअल फंड इंटरनली कोई भी शेयर बाय सेल करेंगे ना, तो टैक्सेशन इंपैक्ट नहीं आता है। हम जब तक वो यूनिट सेल नहीं करते तब तक हमारे तक वो टैक्सेशन इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो से एक शेयर बेचो, तुरंत आपको टैक्स इंपैक्ट आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए, वो पास थ्रू स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड। एक स्मार्ट इन्वेस्टर विल यूज म्यूचुअल फंड in order to generate decent returns, keep himself sane, and also save a lot of tax. ऑन दैट नोट, जनरली लोगों को ऐसा भी मानना है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल ही नहीं है। वेल्थ क्रिएशन इज ओनली पॉसिबल बाय बाइंग टाइटन लाइक राकेश झुनझुनवाला एंड होल्डिंग इट फॉर 20 years। इसमें ये भी एक बड़ा मिथ है मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है?
देखिए ये तो सबसे बड़ा मिथ है। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिस वक्त वो लोग बोलते हैं कि टाइटन, जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं, ही इज द एस इन्वेस्टर, जब वो बोलते हैं कि वो 3 रुपए पे बाय किया हुआ है, 20-25 साल होल्ड किया है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उसके अगेंस्ट में रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनी बाय करने वाले भी तो लोग हैं ना। और अगर आप चेक करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिना चेक किए अभी कह सकता हूं, कि आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जाके देखिए बीएसई के वेबसाइट पे, रिटेल कैटेगरी में रिलायंस कम्युनिकेशन के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टाइटन से ज्यादा होंगे। ये मैं दावे के साथ अभी कह रहा हूं आपको, मैंने चेक नहीं किया है बट फिर भी कह पा रहा हूं। तो ये आप समझिए ना कि ये लोग कौन है जो खुद रिसर्च नहीं कर पाए, किसी तरीके से इन लोगों ने ये शेयर लिया और इसमें फंस गए। अच्छा, आप शेयर्स लेकर फंस भी सकते हो अगर उसका प्राइस डाउन है ना, ये एक बिहेवियरल बायस है, मैं आपको समझा दूं। शेयर प्राइस डाउन जाती है ना तो लोग बोलते हैं कि रुक जाते हैं जब तक ये ऊपर आए। ये आपका खुद का मेंटल प्रॉब्लम है, ये बिहेवियरल बायस है। म्यूचुअल फंड ना ये नहीं करेगा। अगर म्यूचुअल फंड को पता है कि हमसे गलती हुई है, ये शेयर अच्छा नहीं है, तो वो लॉस में बेच के वो पैसा कहीं और डालते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे जो ह्यूमन बायस है ना वो नहीं आता है, ये बहुत बड़ा बून है। तो जब आप, और इसमें सर्वाइवरशिप बायस भी है ना, कि हर एक टाइटन के अगेंस्ट कितने सारे रिलायंस कम्युनिकेशन से, मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ। तो Correct. ये समझिए आपका वहां पे सक्सेसफुल होने का जो चांस है, वो जो प्रोबेबिलिटी है, आप वो भी समझिए। सिर्फ आइसोलेशन में नहीं कि टाइटन 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 टाइटन, कुछ नहीं होना है। आपके पास कितने टाइटन के शेयर्स है वो इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो कुछ नहीं है, खत्म बात। ओके ओके, निशांत आपके पास कोई थॉट्स है? नहीं नहीं, रोहित ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया ओके, है। ग्रेट ग्रेट। निशांत, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मिथ मैं जो, नेक्स्ट मिथ जो है वो बेसिकली ऐसा लोगों का मानना है कि डिविडेंड जो म्यूचुअल फंड्स में पहले होती थी अब नहीं है, डिविडेंड ऑप्शन होता था म्यूचुअल फंड्स में, अब उसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू कैपिटल विड्रॉल का टैग दे दिया गया है। तो लोग वो प्रेफर करते थे कि उनको लगता था कि म्यूचुअल फंड हमको कंसिस्टेंटली डिविडेंड देता है। तो ये इसमें क्या हिडन फैक्टर है जो लोगों को नहीं मालूम? देखो, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोई भी इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है, कभी भी अपने पैसे निकाल सकता है। अब होता क्या है कि एक इन्वेस्टर जिसने 50 रुपए जब एनएवी थी तब इन्वेस्ट किया, और एक इन्वेस्टर है जिसने जब 200 रुपए एनएवी है तब इन्वेस्ट किया। बट म्यूचुअल फंड उन दोनों इन्वेस्टर्स को अलग अलग ट्रीट नहीं करेगा। जब वो डिविडेंड देगा, वो डिविडेंड अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस के अकॉर्डिंग देगा। तो होगा क्या, जब वो डिविडेंड देगा तो अगर उसने डिविडेंड तब दिया है जब 190 रुपए एनएवी है, तो जिसने 50 रुपए में खरीदा है उसके लिए तो एक तरीके की प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लेकिन जिसने 200 रुपए में खरीदा है उसके लिए ये कैपिटल विड्रॉल हुआ है, और वो कैपिटल विड्रॉल के ऊपर भी टैक्स देगा क्योंकि डिविडेंड टैक्सेबल है। तो ओके इस चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये फिक्स डिपॉजिट के इक्विवेलेंट वाला नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपने 10,000 रुपए लगाए 10% पे, हर साल आप 1,000 रुपए का इंटरेस्ट एंजॉय कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपकी एनएवी फ्लक्चुएट कर रही है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। 200 रुपए वाली एनएवी अगर 150 रुपए आ गई, म्यूचुअल फंड तब भी डिविडेंड देगा, क्योंकि जिसने 50 रुपए पे लगाया वो उसके लिए तो वो प्रॉफिट बुकिंग है। ओके ओके। और एक चीज इसमें मैं सिर्फ बता दूं, मतलब ये नेगेटिव कमेंट है बट ये सच है, टॉप 3 बैंक्स ऑफ इंडिया आर सेलिंग दिस लेफ्ट राइट एंड सेंटर as an alternative to FD. Again, top 3 banks, without naming them, everybody is good enough to understand the names. They have certain schemes जहां पर they even sell it by saying 1% fixed every month. ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा मतलब झांसा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो निशान जी ने कहा है ना, ये बहुत डीप है, इसको आप समझिए। आप अपना ही पैसा विड्रॉ कर रहे हो और टैक्स दे रहे हो, ये संक्षेप में इसका मतलब है। आपका ही पैसा आपको वापस दिया जा रहा है, और उस पर टैक्स भी भरना पड़ टैक्स रहा भी है। आपको भरना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है, ये फंड्स हैं, दे आर प्रमोटेड बाय टॉप 3 बैंक्स इन इंडिया। जबरदस्त तरीके से आरएम का फोन आता है और यही फंड बिकता है। और आप इसके झांसे में आओगे मत, आओ, बच जाओ। ठीक है ना, देर आर बेटर propositions other than this. तो बिफोर वी एंड, लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड खरीदना है तो हु इज द राइट पर्सन फॉर देम टू टॉक टू? अगर किसी भी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड खरीदना है तो उसको अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लानर ढूंढना चाहिए। अगर वो फाइनेंशियल प्लानर नहीं ढूंढना चाहता तो उसको बहुत समय लगा के पहले खुद सीखना होगा।
और अगर उसके पास समय नहीं है तो बेटर यही है कि वो फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू जाकर ही म्यूचुअल फंड खरीदे। फाइनेंशियल प्लानर बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन कर सकता है उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में, उसकी गोल प्लानिंग करवाने में, उसके रिस्क मिटिगेशन करवाने में। तो इम्पोर्टेंट ये है कि बजाय एक छोटी सी कॉस्ट को बचाने के चक्कर में पूरा प्रिंसिपल रैंडमली इन्वेस्ट ना करें, उसको एक प्लान्ड वे में अपने गोल और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें, जो एक फाइनेंशियल प्लानर एक साधारण इन्वेस्टर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा समझ सकता है। और निशान जी, क्या मेरा बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर मेरा फाइनेंशियल प्लानर कभी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। उसके अपने टारगेट्स हैं, उसको अपना इंसेंटिव अचीव करना है और उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत है। अगर वो चाहे भी कि वो आपकी भलाई के बारे में सोच सके तो भी वो नहीं सोच सकता। एट द एंड ऑफ द डे वो एक एम्प्लॉय है और उसको अपने एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट का ज्यादा ध्यान रखना है बजाय आपकी। थैंक यू। आई थिंक इसी बात पे हम लोग आज का डिस्कशन कंक्लूड करेंगे। थैंक यू रोहित जी, निशान जी, बहुत फ्रूटफुल रहा आज का डिस्कशन। अगले एपिसोड तक हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।